हाय एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सी आनंद मेहता। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन को अकाउंट कैसे करना है। पिछले वीडियो में हमने समझा कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है। इस वीडियो में समझेंगे अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटिंग के भी दो मेथड है। सबसे पहला नॉर्मल वाला मेथड, जो कि अगर कुछ नहीं बोला है सम में तो हमें वो नॉर्मल वाला मेथड फॉलो करना है। और सेकेंड मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड, जो कि अगर स्पेसिफिकली बोला जाए सम में तो ही फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला नॉर्मल मेथड समझते हैं। जैसे कि मेरा जो पुराना एग्जांपल था मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। 50 लैक्स हमने मशीनरी की परचेज प्राइस पे करी है। तो जब मैं परचेज प्राइस पे करूंगा, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी, तब मैं एंट्री पास करूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। देखो, हमने मशीनरी बाय करी यानी हमारा असेट बना। आप लोगों ने हो सकता है कि ट्रेडिशनल रूल समझे हो। ट्रेडिशनल रूल में मशीनरी एक रियल अकाउंट होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से मशीनरी डेबिट होनी चाहिए। ठीक है, बट ट्राई करो अब मॉडर्न रूल समझने को। मॉडर्न रूल्स क्या कहते हैं? मॉडर्न रूल्स में आता है कि अगर असेट या एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। सिमिलरली असेट या एक्सपेंस में डिक्रीज आता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि असेट या एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर उनकी वैल्यू में हमें इंक्रीज करना है तो हमें उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, और इनकी वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलरली मॉडर्न रूल्स में सेकेंड पार्ट ये है कि अगर लायबिलिटी या इनकम को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लेजर्स के क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर इनके वैल्यू को रिड्यूस करना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि आगे ट्रेडिशनल रूल्स जो हैं वो कई जगह पे फेल हो जाते हैं, इसके लिए मॉडर्न रूल समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने क्विकली एक्सप्लेन कर लिया। अब मॉडर्न रूल्स अप्लाई करो। असेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, हमने असेट परचेज करा है तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे उसको, और सामने अगर कैश, बैंक या क्रेडिटर्स हैं, हमने पैसा नहीं दिया है तो अगर क्रेडिटर्स रहेंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। ये हमने फर्स्ट वाला परचेज किया 50 लैक्स में। यहाँ पे काम करता हूँ मैं, अमाउंट के साथ एंट्री पास करूंगा तो आपको क्लियर समझेगा क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने मशीनरी पे दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए, तो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑन मशीनरी, 20 लाख रुपीस कहते हैं पिछले एग्जाम्पल में। तो मैं क्या करूंगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके मशीनरी की वैल्यू के साथ ऐड होने चाहिए, क्योंकि ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो करे बिना हम असेट को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए क्योंकि ये मशीनरी की वैल्यू में ऐड करना है, यानी इंक्रीज इन असेट है। इंक्रीज इन असेट है, इसके लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये हमने जनरली पे करके लाए होंगे, इसके लिए इसमें क्रेडिटर्स होना मुश्किल है। 20 लैक्स। ठीक है, अब मशीनरी आ गई, मशीनरी को हम यूज करने लग गए। अब आते हैं ईयर एंड पे, डेप्रिसिएशन पे। फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जब हमको मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है फर्स्ट ईयर एंड में, तो मैंने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया था 7 लाख, और मैं लेट्स से 10% डेप्रिसिएशन आप समझ लो डायरेक्टली। अभी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई है? एक तो ये 50 लाख ऐड हुआ था और ये 20 लाख ऐड हुआ था, टोटल 70 लाख था। उस पर अगर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 7 लाख आएगा। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 7 लाख। अब डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, बरोबर। तो नॉमिनल, वैसे अगर आपको नॉमिनल अकाउंट का भी रूल याद हो, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, या मैंने अब मॉडर्न रूल भी आपको सिखाया है, जहां पर इंक्रीज इन एक्सपेंस इज टू बी डेबिटेड, तो आपका एक्सपेंस आने वाला है तो इसको करेंगे डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट,
इसमें आपके ट्रेडिशनल रूल फेल हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मॉडर्न रूल लगाना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, बरोबर। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी क्रेडिटेड, मैंने आपको मॉडर्न रूल समझाया था। तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी करेंगे। ईयर 1 पे 7 लाख अमाउंट आता है। ये कैसे आया? 70 लैक्स इंटू 10%, ठीक है। फोर्थ चीज हमें करनी है कि डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, वैसे जिनका फाइनल अकाउंट्स हो गया या जो 11th-12th कॉमर्स वाले थे उनको पता होगा, हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब हम सारे नॉमिनल अकाउंट के लेजर बैलेंसेस को क्लोज करके ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ईयर एंड पे वो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर कैसे करेंगे? जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया था मैंने तब उसका डेबिट बैलेंस बना था। अब मुझे अगर इसके बैलेंस को ट्रांसफर करना है तो मुझे अब डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। $7 लाख, ठीक है। ओके, सिंपल। अब लेट से ईयर एंड पे ही आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन मुझे असेट को सेल करना पड़ रहा है। असेट का वैल्यू अब कितना हो गया डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद? 63 लैक्स। 70 लैक्स हमने स्टार्ट किया था, पहले 50 लाख डेबिट किया था, फिर 20 लाख डेबिट किया था, फिर 7 लाख से क्रेडिट किया था मशीनरी को। तो असेट की वैल्यू अब कितनी पड़ी है हमारी बुक्स में, या हमारी टू बी प्रिसाइज हमारी असेट का WDV क्या है या बैलेंस क्या है? 63 लाख। अब फॉर एग्जाम्पल केस 1, अच्छा केस 1 में पहले मैं यहां पे लिख देता हूं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि मैं केस 1 ले रहा हूं। केस asset is sold for 60 लाख रुपीस। देखो, आपकी बुक्स में एक असेट है जिसका वैल्यू आपकी बुक्स के हिसाब से 63 लाख है। अब वो असेट हम सेल कर रहे हैं 60 लाख पे, इसका मतलब वही असेट का वैल्यू रिड्यूस हो चुका है। पहले मैंने क्या सोचा था कि इस असेट का मुझे 63 लाख फेच हो जाएगा, बट 63 लाख फेच नहीं होगा, मुझे 60 लाख ही फेच होने वाला है। इसका मतलब मेरे उसी असेट का वैल्यू रिड्यूस हो गया, बरोबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी असेट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। डिक्रीज इन असेट इज टू बी क्रेडिटेड 3 लाख रुपीस, बरोबर। एट द सेम टाइम लॉस मेरे लिए एक एक्सपेंस है, या नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से भी डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है। 3 लाख का हमें लॉस हो गया डायरेक्टली, तो हमें उस लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। पहले मैंने क्या किया? असेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया और सामने उतने ही अमाउंट का एक लॉस बुक करा, 3 लाख रुपीस का, ठीक है। अब मेरे असेट की WDV या असेट का बैलेंस आ गया 60 लाख पे, तो मुझे जो पैसा आएगा उसकी मैं एंट्री क्या पास करूंगा? पैसा आ, देखो मैंने इस असेट को सेल किया यानी मुझे पैसा आया है। अब रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से भी समझो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या मॉडर्न रूल्स के हिसाब से समझो तो डेबिट इंक्रीज इन असेट इज टू बी डेबिटेड। मेरा बैंक बैलेंस या मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया मेरे पास, कितना आया? 60 लैक्स। और मेरे हाथ से क्या गया? मशीनरी गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी क्रेडिटेड टू मशीनरी, हो जाएगा 60 लैक्स। समझ रहे हो? सेकेंड केस, फिफ्थ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
अगर यही मशीनरी मैंने सेल करी होती 65 lakhs पे, इसका केस क्या है? असेट सोल्ड फॉर 65 lakhs। इसका मतलब वो असेट जो हमारी बुक्स में पड़ा है 63 lakhs पे, उसका हमको 65 lakhs मिलने वाला है। यानी जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा मिलने वाला है, यानी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, बरोबर। और प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से भी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बरोबर। या तो सबसे पहले आप समझो कि मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 63 लाख का असेट है, उसका आपको 65 लाख फेच होने वाला है, तो आपकी मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 2 lakhs, क्योंकि 63 लाख पे वो असेट है रिकॉर्डेड मेरी बुक्स में, 2 लाख से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तब वो 2 लाख से डेबिट होगा। क्रेडिट क्या करूंगा मैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि मुझे गेन हुआ, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से भी या मॉडर्न रूल के हिसाब से भी समझो तो इंक्रीज इन इनकम, प्रॉफिट क्या है? मेरा इनकम है ना, मैंने 63 लाख के एसेट को सेल किया 65 lakhs में, यानी 2 लाख रुपीज से मुझे इनकम हुआ, तो इंक्रीज इन इनकम इज टू बी क्रेडिटेड। मशीनरी अकाउंट 2 लाख रुपीज, समझ रहे हो इस बात को? और बैंक की एंट्री तो सेम रहेगी, अब मुझे पैसा आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अब मुझे कितना आया? 65 lakhs। अच्छा, इस एंट्री के बाद मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई थी? 65 lakhs हो गई थी, क्योंकि पहले 63 थी, मैंने 2 लाख से इंक्रीज कर दिया इसको, तो अब वो पूरी मशीनरी चली गई है, तो पूरी मशीनरी को क्रेडिट कर दूंगा टू मशीनरी अकाउंट 65 lakhs। ठीक है, ये है नॉर्मल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब समझते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, पार्ट 2, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, पिछले मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे तब हम डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे थे और मशीनरी को क्रेडिट कर रहे थे, यानी कि उस डेप्रिसिएशन को मशीनरी की वैल्यू से रिड्यूस कर रहे थे। मशीनरी का जो वैल्यू था उसमें से मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा था, वो डेप्रिसिएशन निकाल के मैं पीएनएल में चार्ज कर रहा था, इससे मेरी मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी। और अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाता हूं तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा वो डेप्रिसिएशन, बरोबर। बट कंपनीज को क्या प्रेफर्ड है, आप समझो कंपनीज का प्रॉब्लम क्या है। कंपनीज का प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज डोंट वांट आपके मशीनरी अकाउंट को क्लस्टर कर दो आप। इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि आपका मशीनरी अकाउंट बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है, आपके मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी चले जाता है, आपके मशीनरी अकाउंट में ये प्रॉफिट या लॉस भी चले जाता है। तो कंपनी एक काम कहती है आपको कि आप जो मशीनरी अकाउंट बनाओ उस मशीनरी अकाउंट को उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखो, ठीक है। इनफैक्ट ईयर एंड पे जब सेल भी कर रहे हो तब उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट निकाल के एंट्रीज पास कर देना, उसमें से निकालो, उसमें एंट्रीज पास मत करो, ठीक है। कंपनीज ये चाहती है आपके मशीनरी अकाउंट को क्लस्टर नहीं करना है, इसके लिए आपके मशीनरी अकाउंट में हमेशा, बड़ी कंपनीज हमेशा यही करती है, यही मेथड फॉलो करती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो ये चाहती है कि हमारे मशीनरी अकाउंट में अगर कोई मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकाल के देखे तो उसे सिर्फ हमारी मशीनरीज का ओरिजिनल कॉस्ट दिखाई दे, ठीक है। तो इस केस में जब मैं मशीनरी को बाय कर रहा हूं तब फर्स्ट दो एंट्रीज मेरी सेम रहने वाली है, कौन सी? फॉर परचेस ऑफ मशीनरी और कैपिटल एक्सपेंस ऑन मशीनरी। क्या एंट्री रहेगी सर? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये 50 lakhs, ये 20 lakhs, यानी इस केस में भी मशीनरी तो 70 lakhs पे ही रिकॉर्ड होगा और फर्स्ट दो एंट्री सेम रहेगी, सेम एज अबाउ। तो चेंज क्या होगा सर?
चेंज होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका। देखो पिछले मेथड में हम क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन डेबिट कर रहे थे, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, जिस वजह से क्या हो रहा था, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा था। ये मेथड क्यों चाहिए, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन को मशीनरी में चार्ज नहीं करना है, हमें मशीनरी को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखना है, डेप्रिसिएशन को अलग से चार्ज करना है। तो अभी भी लेकिन डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना हम छोड़ नहीं सकते, ये कंपलसरी है। डेप्रिसिएशन इज नॉट एन ऑप्शन, डेप्रिसिएशन कंपलसरी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब आप सीए इंटर वगैरह में जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी सर? डेप्रिसिएशन तो अभी भी आपका एक्सपेंस ही है, बरोबर। तो डेप्रिसिएशन शुड बी डेबिटेड ओनली, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी भी डेबिट ही होना है सर। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पिछले मेथड में मैं क्या कर रहा था, मशीनरी को क्रेडिट कर रहा था, लेकिन इस मेथड में मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करूंगा। अमाउंट क्या रहेगा? अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है सर। अमाउंट तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम अभी भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर 7 लाख डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आ रहा है, नॉर्मल मेथड नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, वहां पर 7 लाख आ रहा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी 7 लाख ही आएगा। बस चेंज क्या होगा, पिछले मेथड में मशीनरी क्रेडिट हो रही थी, इस मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। इसका मतलब देखो, हम इस मेथड में डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, हम उसको अलग से रख रहे हैं, ठीक है। तो हम सारा डेप्रिसिएशन एक नए अकाउंट में अक्यूमुलेट करते जाएंगे, उसमें रखते जाएंगे, जिसका नाम देंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस लेजर में हम जमा करते जाएंगे, ठीक है, जमा करते जाएंगे, हम मशीनरी अकाउंट को क्लस्टर नहीं करेंगे। तो इस लेजर में डेप्रिसिएशन जमा होगा। सर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन को इस मेथड में भी क्लोज करना है, हाँ। क्या उसकी एंट्री चेंज होगी? नहीं, अभी भी उसकी एंट्री तो सेम ही रहने वाली है। तो ऊपर मैंने क्या क्या नरेशन दिया था इसके लिए, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेम एंट्री होगी इसकी, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन, सिर्फ इतना लिख रहा हूं, सेम एज अबव, ठीक है। अब यहां पर जब हम सेल करते हैं तब हमारी एंट्रीज थोड़ी चेंज हो जाती है। हमें जब सेल करना है तब ये मेथड का डिमांड क्या था? सबसे पहले इस मेथड का डिमांड ये था कि डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट लॉस जो भी आप मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड या डेबिट साइड लिख रहे हो वो नहीं जाना चाहिए, मशीनरी अकाउंट में सिर्फ उसका ओरिजिनल कॉस्ट रहना चाहिए, ठीक है सर। तो अगर मुझे असेट सेल करना है, उसमें मुझे लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, जैसे केस 1 था 63 लाख का, 63 लाख 63 लाख पे सेल करा था, सॉरी 60 लाख पे सेल करा था, केस 1 था मेरा। 63 लाख पे तो असेट का वैल्यू आ गया, यानी 3 लाख का मुझे लॉस हुआ है, ठीक है सर। लेकिन पॉइंट क्या है, मैं मशीनरी को सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्योंकि मैं मशीनरी को सेल कर रहा हूं, तो अब उसका ओरिजिनल कॉस्ट मेरे मशीनरी अकाउंट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वो मशीनरी मेरे पास नहीं रहने वाली है, राइट। तो मुझे मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए, तो मैं डेबिट क्या करूं? मैं एक स्पेशल लेजर क्रिएट करता हूं जिसका नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। उस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मैं सिर्फ मशीनरी का ओरिजिनल, मैं पहले सबसे पहले मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी अकाउंट से निकालता हूं और उस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आगे की अकाउंटिंग उस लेजर के थ्रू करना चाहता हूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एम क्या था कि हमारा मशीनरी अकाउंट क्लस्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसमें ओरिजिनल कॉस्ट रहना चाहिए उन मशीनरीज का जो हमारे पास है, बरोबर। तो अगर मैं मशीनरी को सेल कर रहा हूं तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला, ट्रांसफर ओरिजिनल कॉस्ट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कोई भी फिक्स एसेट डिस्पोजल हो सकता है, अगर फर्नीचर होता तो फर्नीचर डिस्पोजल हो जाता, मशीनरी है तो मशीनरी डिस्पोजल है। ये एंट्री क्या बनेगी?
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, टू मशीनरी अकाउंट। सर मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? अरे ऊपर बनाया था ना, ओरिजिनल कॉस्ट तो एक ही बार होता है, वो चेंज नहीं होता है। 70 lakhs, 70 lakhs क्या था? 50 lakhs फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी एंड 20 lakhs फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन मशीनरी। सेकेंड हमको क्या करना पड़ेगा, हमने अब तक जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया है वो डेप्रीसिएशन हमने कहां जमा करके रखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। अच्छा ये मैं एक ही ईयर ले रहा हूं, लेट्स से नेक्स्ट ईयर भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया होता तो भी मैंने सेम एंट्री मारी होती, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में अब तक का उस असेट की लाइफ में जितना भी मैंने डेप्रीशिएट किया पूरा डेप्रीसिएशन का अमाउंट रहता है, तो मैं ट्रांसफर करूंगा डेप्रीसिएशन फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं टू डिस्पोजल अकाउंट। तो इसमें मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो जब मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया तब मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट किया था, अब मुझे उसमें से कुछ बैलेंस निकालना है तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, 7 lakhs टू मशीनरी डिस्पोजल, अकाउंट 7 lakhs। समझ रहे हो इसको? ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ, अब देखो आप इमेजिन करना मशीनरी डिस्पोजल में क्या क्या गया। देखो नॉर्मल केस में क्या होता था, हम सेल करते थे उसके पहले हमारा बैलेंस कैसे आता था? 50 lakhs से पहले मैंने परचेज प्राइस डेबिट किया था, फिर 20 लाख से मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को डेबिट किया था, तो असेट का वैल्यू हो गया था 70 lakhs। फिर ईयर 1 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया था 7 lakhs, तो असेट का वैल्यू हो गया था 63 लाख, बरोबर। अब वो 63 लाख को मैं कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस से, अगर फर्स्ट केस में मैंने उसको 60 लाख पे सेल करा है तो 3 लाख का मेरा लॉस था। लेकिन एग्जैक्टली बिफोर सेल, एग्जैक्टली इस एंट्री के पहले मेरा बैलेंस कितना आ रहा था? 63 lakhs। वो बैलेंस कैसे बन रहा था? अरे वो बैलेंस में 70 लाख ओरिजिनल कॉस्ट था मशीनरी का और 7 लाख डेप्रीसिएशन था ना मशीनरी का, बरोबर। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, यहां पर भी हमने 70 लाख ओरिजिनल कॉस्ट डाल दिया डेबिट साइड और 7 लाख प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डाल दिया क्रेडिट साइड। इसका मतलब मेरे मशीनरी डिस्पोजल में भी अब बैलेंस आ गया 63 लाख। तो अब समझो इस बात को लॉजिकली कि पिछले केस में जहां मैंने मशीनरी अकाउंट यूज किया था क्योंकि मशीनरी में वो बैलेंस था 63 लाख का, अब वो 63 लाख का बैलेंस कहां पर है? मशीनरी डिस्पोजल में। तो सिंपली यही एंट्री रहेगी, बस मशीनरी अकाउंट की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? मशीनरी डिस्पोजल। तो नेक्स्ट एंट्री लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एंट्री क्या आएगी? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना? 3 lakhs। लॉस तो सेम ही है, अमाउंट्स देखो कैलकुलेशन सेम रहने वाला है, चाहे हम नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करें या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन विल बी सेम डिपेंडिंग ऑन विच मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन यू आर फॉलोइंग, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन यू आर फॉलोइंग। अकाउंटिंग में कैलकुलेशन सेम रहेगा, बस अकाउंटिंग का तरीका बदल जाता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना आया? 3 lakhs, 3 lakhs, ठीक है। और लास्ट में अगर प्रॉफिट है तो जैसे हमारा सेकंड केस था कि 65 lakhs पे सेल कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे? प्रॉफिट को क्रेडिट कर रहे थे, मशीनरी को डेबिट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 63 लाख जो बैलेंस था वो मशीनरी में था, लेकिन अब 63 लाख जो बैलेंस पड़ा है वो मशीनरी डिस्पोजल में पड़ा है। तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो रहा है तो इस केस में
मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि यहां पर पड़ा है 63 लाख, इसको मुझे इंक्रीज करके ले जाना है 65 लाख पे, तो यहां पर आएगा 2 लाख डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो ऊपर पास किया था क्रेडिट में वही होएगा। समझ रहे हो? 2 लाख। लास्ट जो भी कैश या बैंक में पैसा आएगा वो डेबिट हो जाएगा। और पिछले केस में मेरा जो बैलेंस था वो लास्ट में मशीनरी अकाउंट में पड़ा था, इसके लिए मशीनरी क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट हो रहा था दोनों केस में। अब वो बैलेंस कहां पड़ा है? मशीनरी डिस्पोजल में, सॉरी, मशीनरी डिस्पोजल में पड़ा है, तो क्या हो जाएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आइदर 60 लाख से अगर लॉस है तो, या 65 लाख से, या सेकंड के से अगर प्रॉफिट वाला तो। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, 60 और 65 लाख से। समझाइए। अच्छा, एक लास्ट केस और डिस्कस कर देता हूं अकाउंटिंग के रिलेटेड, नॉर्मल अकाउंटिंग के रिलेटेड, जो हमने फर्स्ट केस नॉर्मल अकाउंटिंग में पढ़ा था। कई बार नॉर्मल अकाउंटिंग के केस में भी सम हमसे डिमांड कर सकता है कि आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। ये कब फॉलो करना है? जब सम स्पेसिफिकली बोले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए, वो भी नॉर्मल मशीनरी, नॉर्मल केस में। ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कंपलसरी बनाना पड़ेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। बट अगर हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वाला अकाउंटिंग वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, वहां पर हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट तो नहीं बनाया था, बरोबर। तो अगर सम ने आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने बोला है, यानी नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करने बोला है, उसमें भी अगर सम आपको बोलता है कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा असेट का लास्ट में वैल्यू यहां पर देखना, एग्जैक्टली बिफोर सेल WDV या बैलेंस कितना आ रहा था? 63 लाख, क्योंकि हमने 50 लाख से पहले डेबिट किया था, 20 लाख से डेबिट और किया था, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, सब 7 लाख से क्रेडिट किया था, यानी एग्जैक्टली बिफोर सेल हमारा वैल्यू क्या है? 63 लाख। तो इस 63 लाख को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इन नॉर्मल अकाउंटिंग। लेकिन ये कब करना है? ओनली व्हेन आस्क्ड। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन बोले तब हमको क्या करना है सर? हमारा एग्जैक्टली बिफोर सेल मशीनरी का वैल्यू कितना था? बैलेंस कितना दिख रहा था? 63 लाख। तो वो सारा का सारा 63 लाख हमको मूव करके ट्रांसफर करना पड़ेगा मशीनरी डिस्पोजल में। सर क्या करेंगे हम? तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे, 63 लाख से, और मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे 63 लाख से। सर इस केस में अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो कैसे अकाउंट होगा? अरे बेटा, पिछले फर्स्ट वाले में नॉर्मल अकाउंटिंग में हमने क्या करा था? हमने जो भी प्रॉफिट या लॉस था वो मशीनरी अकाउंट के थ्रू ही करा था, क्योंकि वो 63 लाख कहाँ पड़ा था? मशीनरी अकाउंट में। तो अब ये 63 लाख इस केस में हमने कहाँ मूव कर दिया? मशीनरी डिस्पोजल में। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस चार्ज करना है वो कहां से चार्ज करूंगा मैं? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैसे जाएगा? देखो, अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मुझे लॉस ऑन सेल को तो अभी भी डेबिट ही करना है। जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था कि अगर मैंने 60 लाख पे मशीनरी को सेल किया है तो 3 लाख का लॉस है, तो ये 3 लाख अभी भी डेबिट ही होगा। बस क्रेडिट क्या होगा? मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 3 लाख से। ठीक है। और अगर लेट से प्रॉफिट है तो मशीनरी डिस्पोजल हो जाएगा डेबिट।
अच्छा, प्रॉफिट मतलब 65 लाख पे अगर मैंने सेल किया है, अब मशीनरी डिस्पोजल में कितना बैलेंस है, 63 लाख, तो मुझे उसको वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 2 लाख से ये डेबिट करना पड़ जाएगा और मेरा क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है। और लास्ट में जब मुझे पैसा आएगा तब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो एंट्री सेम रहेगा एग्जैक्टली, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सॉरी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना, आइदर 60 लाख अगर लॉस पे सेल किया है तो, आइदर 65 लाख अगर प्रॉफिट पे सेल किया है तो। समझाइए। चलो ठीक है। अब एक दो चीज और बची है, रिवैल्यूएशन वगैरह, वो मैं एक स्पेशल केसेस का वीडियो डालूंगा, वहां पे कवर कर दूंगा।